आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। पार्ट 8 में हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा, और उसी में हमने इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ी भी, ठीक है। तो इसे आराम से समझिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी जब आप इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास पे और चित्र को समझते हैं। शीश कक्ष विधि का पहले सिद्धांत समझते हैं, फिर इसका फिगर समझते हैं और फिर इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है हमें। हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। यहाँ पे शीशा लिखा है, इसे शीश लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है, ठीक है। यहाँ पे के ना लिख के का लिख दीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर, आगे हम चित्र को समझते हैं, सिद्धांत को समझते हैं। तो देखिए भाई, आगे अपनी क्लास में हम पढ़ते हैं शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है हमें। सबसे पहले हम इसके सिद्धांत को ही समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा सिद्धांत। सिद्धांत में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हम S और O2 की अभिक्रिया करके बनाते हैं SO2। फिर ये जो SO2 बनता है उसकी वायु के द्वारा साथ क्रिया होती है, और वायु के साथ क्रिया करे NO की उपस्थित में, ठीक है, इसमें बनाता क्या है, SO3 बनाता है। तीसरा, ये SO3 के साथ जो जल मिला दिया जाता है, तो SO3 के साथ जब हम जल मिलाते हैं तो ये जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाता है। ये तीन प्रक्रिया यहाँ पे करनी होती है हमको शीश कक्ष विधि में। चलिए अब इसके हम फिगर को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब फिगर पर चलते हैं हम। देख लीजिए फिगर आराम से दिख रहा है सभी को। देख लीजिए फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो देख लीजिए भाई फिगर, एक मिनट। चलिए अब देखिए फिगर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम एक पायराइट बर्नर लेते हैं, इसी को पायराइट बर्नर बोलते हैं, और इसी को एस बर्नर मतलब गंधक, यस को सल्फर बोलते हैं और सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। तो इसका जो नाम है वो है गंधक बर्नर भी हो सकता है, सल्फर बर्नर भी हो सकता है, पायराइट बर्नर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पायराइट बर्नर में या तो सल्फर और वायु का मिक्सर भेजते हैं, या तो आयरन पायराइट और वायु का मिक्सचर भेजते हैं, मिश्रण भेजते हैं, इंग्लिश में बोले तो मिक्सचर भेजते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम इस पात्र में इसको भेजते हैं। तो देखिए ये यस और वायु, यहाँ पे सल्फर और वायु मिलकर जाती है कहाँ पे, पायराइट बर्नर के भीतर। यहाँ से नीचे से हम बर्नर जला देते हैं, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया करके देखिए अंदर ही अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, तो अभिक्रिया करके ये SO2 का निर्माण करते हैं। ये SO2 जो बनती है, ठीक है, इसमें कुछ अशुद्धियां धूल कण की होती हैं। तो यहाँ बीच में धूल कक्ष हमने नहीं बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे बना लीजिएगा मानो तो, ठीक है। ये है, यहाँ पे लिख दीजिएगा धूल कक्ष, ठीक है। तो देखिए धूल कक्ष में इसके बाद ये जाती हैं शुद्धियां, SO2 जाता है, और धूल कक्ष में जो धूल की शुद्धियां होती हैं वो तली पर बैठ जाती हैं, और यहाँ से ये जो SO2 होता है ये कहाँ जाता है, नाइटर पात्र में। तो बीच में एक इसी के समक्ष मतलब इसी के समान एक धूल कक्ष बना लीजिएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए जब ये SO2 यहाँ से प्रवेश करती है नाइटर पात्र में, नाइटर पात्र में NO3 और प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 मतलब कि सांद्र H2SO4 और NaNO3 दोनों भरे रहते हैं। जब SO2 यहाँ से जाती है तो ये आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और ये बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये बन जाता है SO2 NO और NO2। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये SO2 NO और N2 बनता है। ये अब जाता है कहाँ पर,
ये जाता है ग्लोवर टावर में। ग्लोवर टावर में ये SO2 NO और NO2 जाता है जहाँ क्वार्टज के टुकड़े रखे रहते हैं। ये नीचे से प्रवेश करता है, ऊपर से यहाँ पे गिरता क्या है 65% H2SO4 गिरता है और NOHSO4 जिसको बोलते हैं नाइट्रो सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर से गिरता है, SO2 NO और NO2 नीचे से जाते हैं। जैसे ही ये जाते हैं ऊपर से ये गिरता है, तो ये जो होता है ये अब प्रवेश कहाँ पे करता है, जैसे ही ऊपर से गिरेगा ये तो आपस में जो ये अभिक्रिया होगी जो तो 65% जो यहाँ पे 65% है H2SO4 वो 80% H2SO4 में बदल जाता है, नीचे की ओर इकट्ठा हो जाता है। और ये जो 80% H2SO4 होता है ये जाता है शीतलक में, यहाँ पे ठंडा होता है और उसके बाद ये एक संग्राहक इस तरह से टंकी लगी होती है। ठीक है, स्पेस ना होने के कारण ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया है। तो ये शीतलक में ठंडा होकर ये संग्राहक टंकी में भेज देते हैं इसको, और संग्राहक टंकी में ये जो होती है ठंडी होकर एकत्र हो जाती है और यहाँ पे हम इस H2SO4 को निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ से तो हमारा ये काम हो रहा है। तो देखिए ये जो आता है ये 65% जो H2SO4 होता है NOHSO4 ये कैसे यहाँ पे आता है, किसके कारण ये यहाँ पे आता है, तो देख लीजिए इसका भी अभी समझ लेते हैं। तो देखिए आता कैसे है, तो अभी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए जब ये SO2 NO और NO2 इसमें जाता है तो जो पहले अभिक्रिया होगी ऊपर से गिरेगा, जो ये इसमें शेष बच जाता है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन के जो होते हैं ये सल्फर के, तो SO2 जो बचती है वो कहाँ जाती है, चली जाती है यहाँ से कहाँ पे, लेड कक्ष में। जब ये लेड कक्ष में जाते हैं, लेड कक्ष में ये 3 लेड कक्ष होते हैं। लेड कक्ष इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि लेड मीन होता है शीशा, ये शीशे के बने हुए कक्ष होते हैं इसलिए इसको बोला जाता है लेड कक्ष। देखिए लेड कक्ष में ऊपर से भाप गिरती रहती है, तो ये जो SO2 होती है, ठीक है, भाप मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जो होता है, तो ये जो होती है भाप ये क्या करती है, पहले SO2 यहाँ पे SO3 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, यहाँ पे जो होता है SO2 वो SO3 में बदल जाता है। ठीक है, और जब हम इसमें जल मिलाते हैं SO3 में जब हम जल मिला देते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, H2SO4 में बदल जाता है। जब क्या होता है, तो जब SO2 यहाँ पे SO3 में बदल जाता है, फिर से जब हम SO3 में जब ये जल मिला देते हैं, तो जल मिलाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है H2SO4। ये देखिए भाप कक्ष से ये जाता कहाँ पे है, तो ये जाता है यहाँ पे, देखिए यही यहाँ पे 65% जो H2SO4 के रूप में ये जाता है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है। ये जो 65% जो H2SO4 की बात की गई है यहाँ पे किस प्रकार से कहाँ से आया है, तो देखिए ये जो 65% H2SO4 है ये यहाँ से आता है। अब हम NOHSO4 की बात, ये कहाँ से आया, तो देखिए जब यहाँ लेड कक्ष में जब कुछ ये तो SO2 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे NO और NO2 भी बचता है। NO और जो NO2 बचता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है NO और NO2 जाता है किस कक्ष में, तो ये जाता है गैलुसाक टावर में। गैलुसाक टावर में ये जाता है जहाँ ऊपर से क्या रखा रहता है, तो ऊपर ठंडा H2SO4 यहाँ से गिरता रहता है गैलुसाक टावर में, और यहाँ पे बीच में कोक भरा रहता है, मतलब कोयला जो होता है, तो इसके जो टुकड़े होते हैं वो भरे रहते हैं। जब NO और NO2 इसके अंदर प्रवेश करता है, ऊपर से H2SO4 गिरता है, तो ये बना लेता है NOHS4। क्या बना लेता है, NOHS4। यही NOHS4 यहाँ से जाता है कहाँ पर, यहाँ पर किसमें, इसमें एकत्रित हो जाता है। तो ये दोनों कहाँ से आए अभी बता दिया गया, ये यहाँ से आ जाता है 65% H2SO4 और ये NOHS4 यहाँ से जाता है गैलुसाक टावर से। तो गैलुसाक टावर से फिर से NOHS4 को कहाँ पे भेज दिया जाता है, ग्लोवर टावर में। तो ग्लोवर टावर में अभी बताया ही था कि जब SO2 NO2 और जब इसमें प्रवेश करती है, ऊपर से 65% H2SO4 NOHSO4 आता है, तो यहाँ पे ये बदल जाता है 80% H2SO4। ये 80% H2SO4 शीतलक में ले जाके ठंडा किया जाता है। यहाँ पे एक संग्राहक टंकी लगी होती है, आप
आप यहाँ पे बना लीजिएगा संग्राहक टंकी, या ऐसे ही रखा रहने दीजिए, लिख लीजिए केवल। तो ये संग्राहक टंकी में एकत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो होता है 70 से 80% या 60 से 70% की बात कर ले वहाँ, तो वैसे यहाँ पे तो 80% दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है 80% H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो देख लीजिए ये इसकी चित्र की विधि थी। अब हम इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पीछे है, हम आगे उसके पढ़ लेते हैं। देखिए जो अभी हमने चित्र में पढ़ा है, ठीक है, वही हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। जो चित्र में हमने पढ़ा है बताया आपको, वही इसमें पढ़ेंगे। तो देख लीजिए विध के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली विध में क्या आता है कि पायराइट बर्नर होता है। इसमें क्या होता है गंधक या आयरन पायराइट को वायु में जलाकर SO2 प्राप्त की जाए। तो पायराइट बर्नर में गंधक या आयरन पायराइट को वायु में जलाकर SO2 प्राप्त की जाती है। फिर धूल कक्ष, तो धूल कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित करने पर धूल के जो कण होते हैं वो भारी होकर कक्ष की तली में बैठ जाते हैं। अब ये SO2 कहाँ पे जाता है नाइटर पात्र में। नाइटर पात्र में SO2 तथा वायु नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में मिश्रित हो जाती है, और जब SO2 वायु नाइट्रोजन के ऑक्सीडों में मिश्रित हो जाती है, ऑक्साइडों में मिश्रित हो जाती है, तो ये कहाँ जाती है ग्लोवर टावर में। जब ये ग्लोवर टावर में जाती है तो नाइटर पात्र से गैसीय मिश्रण को ग्लोवर टावर के निचले सिरे से प्रवेश करवाया जाता है। जब नाइटर पात्र से जो बनी हुई गैसीय मिश्रण होता है NO और NO2 का SO2 का, वो ग्लोवर टावर के कहाँ से निचले सिरे से प्रवेश कराया जाता है। तो ये गर्म गैसें ऊपर की ओर उठती हैं। जहाँ पे जो गर्म गैसें होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, और टावर में ऊपर से नीचे की ओर तनु अम्ल 65% H2SO4 तथा नाइट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल प्रभावित होता है। ठीक है, 65% जो ऊपर रखा रहता है उसके ऊपर भरा होता है H2SO4, और नाइट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है प्रभावित होता है, मतलब आपस में क्रिया कर लेता है। तो ये जो नाइट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये जल के साथ क्रिया करके बनाता है H2SO4, और क्या बना लेता है NO और NO2 बनाता है। जब ये बनाता है तो इस प्रकार टावर में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाला अम्ल 80% तक क्या हो जाता है सांद्रित हो जाता है। जब ये 80% तक सांद्रित हो जाता है तो यहाँ कुछ सल्फर डाइऑक्साइड आंशिक रूप से सल्फ्यूरिक रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। ये 80% तक सांद्रित होता है। या ये किस प्रकार से 80% तक सांद्रित हो जाता है, तो यहाँ कुछ सल्फर डाइऑक्साइड आंशिक रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। लेड कक्ष की बात करें तो अब देखिए जब ये हमारा लेड कक्ष में ये जो ऊपर रखा रहता था NOSO4 और 65% H2O, ये कहाँ से आता है, तो लेड कक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेड कक्ष में जब SO2 और SO2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है SO3 में। अब क्रिया भी देखी थी, SO2 को नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। SO3 जल में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। जब SO3 की अपक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो ये H2SO4 का निर्माण करती है। कक्षों में निर्मित सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए ग्राही पात्र में तो एकत्रित कर लिया जाता है। गैल्सॉक टावर की बात कर लेते हैं। तो गैल्सॉक टावर में जो लेड कक्षों से बची हुई गैसों मुख्यतः होती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, जो पुनः प्राप्ति के लिए इन्हें गैल्सॉक टावर में भेजा जाता है। यहाँ अवशिष्ट गैसों में उपस्थित नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। जैसे 2H2SO4 प्लस NO और NO2 आपस में अपक्रिया करते हैं तो बनाते क्या है 2NOHSO4 और H2O। ठीक है, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल को एक पात्र में एकत्रित कर कहाँ भेजा जाता है, ग्लोवर टावर में भेजा जाता है, जिस तरह से आपको चित्र में बताया गया था। इस विधि से लगभग 60 से 70%, या बात करें तो 60 से 70% या 80% तक जो शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल होती है वो हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो विधि थी हमारी किसकी, लेड कक्ष की, वो हमारी समाप्त होती है। तो लेड कक्ष की ये जो विधि थी वो हमारी समाप्त हो गई, और सल्फ्यूरिक अम्ल के जो गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग उस क्लास में पढ़ा दिए गए, तो वही इसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो किस कारक, तो निर्जलीय कारक के रूप में ये प्रयोग होता है।
किसके कारक के रूप में प्रयोग होता है? निर्जलीय कारक की। ये देखिए, ये जो लिखी हुई है आपको दिख रही है कॉपी में, तो ये हमने पिछली क्लास में शायद इसकी अपक्रिया करवा दी थी। निर्जलीय कारक के रूप में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है वो प्रयोग किया जाता है। ये चीनी से जल को अवशोषित करके उसे काला कर देती है। तो देख लीजिए यहाँ पे सुक्रोज है, चीनी है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया करवाई गई है, तो ये 12 कार्बन अलग हो जाती है जो काला पदार्थ बन जाता है, क्योंकि कोक बन जाता है। कोक जो होता है वो काला ही होता है, ठीक है। और प्लस क्या बन जाता है? जो 11 H2O के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जल जो होता है उसके 11 अणु बन जाते हैं और जो कार्बन होता है उसके 12 अणु अलग हो जाते हैं, मतलब काला पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो चलिए यहीं से जो हमारी आज की क्लास होती है वो भी फिनिश होती है। शीर्ष कक्ष विधि हमारी इसी क्लास से समाप्त होती है और ये चैप्टर भी हमारा इसी क्लास से समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर।